हाय एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं रेस्पिरेशन की, श्वसन की। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं श्वसन और रेस्पिरेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली एक्टिविटी 6.4 से, और एक्टिविटी को ध्यान से देखना है। शुरू करते हैं। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, देखो लाइम वाटर ये केमिकल होता है CaOH2, इसको कहते हैं लाइम वाटर। आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, आपने क्या कर दिया, इसमें आपको अब एयर ब्लो करनी है। नॉट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न्स मिल्की। जब आप इसमें एयर ब्लो करनी है तो आपको ना टाइम नोट करना है, ठीक है, कि कितना समय ले रहा है ये जो वाटर है मिल्की होने में। ओके, यूज ए सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब देखो, आप एक दूसरी टेस्ट ट्यूब आपने ले ली और पिचकारी ले ली, और अब आपने फिर इसको पंप करना शुरू कर दिया इसके अंदर एयर को, ठीक है। नॉट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टाइम फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की, और व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। देखो पूरी एक्टिविटी क्या कह रही है कि आपको सिंपल ये जो दो टेस्ट ट्यूब हैं इनमें लाइम वाटर लेने के बाद आपको क्या देखना है, केवल उसका अमाउंट देखना CO2 का। हाउ डज द अमाउंट ऑफ CO2 इन एयर दैट वी ब्रीथ आउट। ठीक है, तो देखो आपने ले लिया पहला A और B, आप देख चुके हैं। मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम इसमें एयर को फेंकेंगे, जब हम क्या करेंगे, हम इसमें सांस भरेंगे तेज़ी से, हम लोग जैसे इस मिल्की उसको सांस भरने की कोशिश करेंगे तो देखो उसमें क्या है CO2, ठीक है, हम छोड़ते क्या है CO2 को बाहर फेंकते हैं। ओके, तो अब होगा क्या, रिएक्शन होगी CaOH2 के साथ, और जब CaOH2 के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा एक केमिकल जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और विद वाटर आप सांस जब दे रहे हो तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये होता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। कहने का मतलब है ऐसा जैसे दूध होता है ना, ऐसा ऐसा आपको इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नज़र आएगा। और दूसरी बात, इसकी वजह से ये होता है दूध या कलर का, इसकी वजह से क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, मिल्की कलर, मिल्की कलर, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी 6.4 है ये हमसे एक बात जानना चाहती है कि जब आप पिचकारी से CO2 को, एयर को इसमें इंट्रैप करते हो और जब ह्यूमन बीइंग करता तो समय कौन सा ज़्यादा लेता, कौन सा कम लेता, अमाउंट ऑफ एयर किसकी ज़्यादा। देखो जब आप पिचकारी से करते हैं तो इसमें एयर के साथ साथ एयर होगी इसमें, और एयर में क्या CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, केवल केवल CO2 है। तो एक बात तो तय है कि जो टेस्ट ट्यूब बी है ये टेस्ट ट्यूब ए से पहले मिल्की कलर की हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट इसको क्या भेजा जा रहा है, CO2 भेजा जा रहा है। आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और आप ना टाइम भी नोट कर सकते हैं, आप देखेंगे क्या बहुत जल्दी, वेरी सुन, टेस्ट ट्यूब जो बी है ये मिल्की कलर की हो जाएगी, इसको थोड़ा सा समय लगेगा केवल। ओके, तो ये क्या दिखाती है, केवल और केवल ये दिखाती है CO2 और जो लाइम वाटर है वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। कहने का मतलब है हम ब्रीदिंग के दौरान क्या छोड़ रहे हैं, ठीक है, उस CO2 से किस प्रकार से काम चल रहा है, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं। तो ये है एक्टिविटी 6.4। चलिए अब करते हैं एक्टिविटी 6.5, और एक्टिविटी 6.5 क्या कहती है कि देखो टेक सम फ्रूट जूस और शुगर। आपने क्या कर लिया है, आपने फ्रूट जूस ले लिया है, शुगर ले लिया, शुगर सॉल्यूशन ले लिया, उसमें आपने मिलाया ऐड सम यीस्ट टू दिस, आपने कुछ फंगस इसमें मिला दिया है, फंजाई, कवक। टेक द मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विद ए 1 होल्ड कॉर्क। आपने क्या कर दिया, इसको, इस मिक्सचर को आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया है और उसमें केवल एक कॉर्क लगा हुआ है, ये कॉर्क लगा हुआ है, और आपने इस टेस्ट ट्यूब में इस मिक्सचर को यहाँ डाल दिया है, सिंपल। ओके, फिट द कॉर्क विद ए बेंट ग्लास ट्यूब, आपने एक ग्लास ट्यूब ली
बेंट, आपने उसको यहाँ फिट कर लिया। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। इसमें आपने ये एक दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया यहाँ पे और इसको इसमें डाल दिया, ठीक है, ऊपर से फिट कर दिया आपने। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर। पहला क्वेश्चन। दूसरा, what this tell us about the products of fermentation। तो देखो, आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा कि फर्मेंटेशन से शराब भी बनाई जाती है। इसमें हम काफ़ी बार देखते क्या हैं कि फंगस ग्रो कर जाते हैं ऐसे सॉल्यूशन में। चलो वो दूसरी बात है, हमें क्या जानना है इसमें, हमें केवल इतना जानना है कि क्या क्या चेंज होंगे। यहाँ पे लाइम वाटर था, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन या फ्रूट जूस था, ठीक है। ये जो यहाँ से कनेक्ट है, इसमें लाइम वाटर है इस टेस्ट ट्यूब में। ओके, तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। अब होगा क्या, अब जब ये जो फ्रूट जूस है वो धीरे धीरे होगा क्या, वो जो यीस्ट है इसके अंदर थे, आपने इसके अंदर क्या गिरा है, आपने यीस्ट गिरा, फंगस डाली है, तो फंगस क्या करेगी, इस फ्रूट जूस को खाना शुरू करेगी, ठीक है, उसको खाना शुरू करेगी। अब जब खाना शुरू करेगी तो जब यीस्ट जब काम करती है तो CO2 तो निकलता है, ठीक है। जब CO2 यहाँ से लिबरेट होगा तो CO2 इस लाइम वाटर से मिलेगा, और आपको पता है जब लाइम वाटर CaOH2 जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एक मिल्की प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, मिल्की प्रेसिपिटेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो आप देखेंगे क्या कि CO2 लिबरेट होगी किससे, इस शुगर सॉल्यूशन से, ठीक है। एक बात आपने एक बात कह दी कि यहाँ से CO2 लिबरेट होगी, और ये जो फर्मेंटेशन है शुगर का, ये क्या बनाएगा, इसमें CO2 के साथ साथ क्या बनेगा, इथाइल एल्कोहल C2H5OH। ओके, क्योंकि मित्रों जो यीस्ट है उसका तो भोजन है ये, यीस्ट जब फर्मेंटेशन करती है, अभी हम आगे भी देखेंगे, ये तो जो गले सड़े पदार्थ होते हैं उनको खाती है ना। कोई मर गया प्रकृति में तो सड़ाने का काम तो इनका ही है, बैक्टीरिया का, यीस्ट का, है ना। फंगस लग जाती है, देखा आपने, फंगस है ना, तो फंगस को यूनिसेलुलर जो फंगस होती है उसको यीस्ट कहते हैं। तो ये आपको यीस्ट देखने को मिलेगी फर्मेंटेशन करते हुए, ठीक है। जो शुगर जूस है उसको इथाइल एल्कोहल प्लस CO2 में कन्वर्ट कर देगी। ओके, तो ये बन गया अपना। अब हम इससे लगा क्या रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, हम ये कैसे कह रहे हैं कि चेंज क्या होगा, वो तो मिल्क कलर का हो गया, प्रोडक्ट बता दिया अपनी फर्मेंटेशन के। हम इससे पता क्या लगा रहे हैं, हम इससे एक चीज़ का पता लगा रहे हैं कि देखो यीस्ट प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एक बात का हमने इसमें पता लगा लिया एक्टिविटी 6.5 में। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने काम की तरफ। तो देखो, हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लिया। अब एक हम अगली लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे। अब उस न्यूट्रिशन से क्या निकलनी चाहिए, एनर्जी भी तो निकलनी चाहिए, ठीक है। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो अब एनर्जी निकालेगा जिससे हर एक सेल को ऊर्जा मिल पाए, सिंपल बात। अब देखो, जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, और ये इसे अलग अलग प्रकार से करते हैं। कुछ यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करने में, जिससे जब ग्लूकोज टूटेगा C2C6H12O6, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तो CO2 और पानी बनेगा, ठीक है मित्रों। अब ये जो CO2 और पानी बना हुआ है इसको हमें देखने का है। कुछ तो ऐसा काम करेंगे, लेकिन कुछ कैसा काम करेंगे, कुछ फर्मेंटेशन से, जैसे आपने देखी यीस्ट बैक्टीरिया काम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं तोड़ते हैं, तो CO2 के साथ साथ एल्कोहल बनती है, C2H5OH इथाइल एल्कोहल बनती है। तो बात वही है, बात यही कहा जा रहा है कि जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है ना, वो अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ तो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं, कुछ पार्शियल उसको तोड़ते हैं। अब देखो, कुछ ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, जैसे मैंने ईस्ट बताया आपको अभी, तो
अब एक बात है, इन ऑल केसेस, प्रत्येक परिस्थिति में फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज का। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में पहले टूटता है, ठीक है। वो फ्री कार्बन मॉलिक्यूल होता है पायरुविक एसिड, C3H6O3, ये है पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड टूटेगा, फिर और प्रक्रियाएं होंगी, तब जाके क्या बनेगा, CO2 और पानी प्लस एनर्जी निकलेगी। अगर मैं अपनी बात करूँ, ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, तो ऐसा होगा, हमारे बीच और आपके अंदर ऐसा होगा। तो आपने एक खास बात जान ली कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ग्लूकोज टूटेगा। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, जो कोशिका है, जो सेल है, ये न्यूक्लियस, उसके साइटोप्लाज्म में। देखो ये एक सेल है, इस सेल में क्या होगा, भोजन पहुँचा होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी पहुँची होगी, ब्लड वेजल्स है इसके कनेक्शन में, तो ऑक्सीजन ने उस ग्लूकोज को तोड़ा होगा। पहले क्या बना, पहले पायरुविक एसिड बना साइटोप्लाज्म में। फर्दर जो ये पायरुवेट है, ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। कौन सी प्रोसेस में, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, ठीक है। और फर्मेंटेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन ना हो, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसी को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब आपको एक बात क्लियर हुई होगी कि यार रेस्पिरेशन का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये जो यीस्ट हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो गंदे पदार्थों को खाते हैं, उनको बिल्कुल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और करते क्या है वो सिंपल सा ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ेंगे, और पायरुवेट को तोड़ते हुए CO2 और इथाइल अल्कोहल बाहर निकलेगा। सिंपल बात। इसी प्रक्रिया का नाम क्या है, फर्मेंटेशन। ध्यान रखना, यीस्ट करता है। ओके, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अगली बात आएगी, ध्यान से सुन लेना। जब ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन फंगस की किस जगह पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एक बात आपने जान ली, वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक दूसरा भी रेस्पिरेशन होता है जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग उस ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ते हैं, और पायरुवेट में यहाँ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन नहीं यूज करते, तो जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, पायरुवेट में टूटेगा, और पायरुवेट किस में तोड़ देगा उसको, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। समझ गए। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ये प्रक्रिया हो रही है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो वही बात आ रही है आगे। दिस प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अदर प्रोडक्ट वाटर, और इसमें क्या, एनर्जी निकलेगी। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हम में हो रहा है, एनारोबिक यीस्ट में हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया में। तो इतना समझ गया। एरोबिक रेस्पिरेशन हम में किस जगह पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जबकि फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यीस्ट की में। ओके, अब एक एनर्जी भी बहुत सारी निकलेगी इसमें, रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस। जो एनारोबिक प्रोसेस है, जो बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के वो जो हो रहा है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं निकलती, क्योंकि आप उन ऑर्गेनिज्म की बात करें जो एनारोब्स हैं, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनको ज़्यादा इतना एनर्जी की आवश्यकता नहीं होता। तो प्रकृति ने भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से उन्हें कम एनर्जी प्रोवाइड की है। सिंपल बात ये है। ओके, सम टाइम, कुछ समय आपने देखा क्या है कि जब हम बहुत सारी रनिंग कर रहे हों, जिम जाते हों, और बहुत सारा काम करते हों, तो कभी कभी हमारी सेल में ढंग से पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता मसल्स में, ठीक है, मसल की सेल्स में, तो वहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है मसल की सेल में। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारी मसल सेल के अंदर। अब ये है एसिड, तो ये मसल्स को क्या करता है, मसल में क्रैम्प, ऐंठन पैदा करता है, सडनली ऐंठन पैदा करता है एसिड। ओके, मसल सेल में ऐसे काम हो रहा है। जो लोग बहुत जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, कई बार देखा होगा उनका क्रैम्पिंग हो जाता है, ऐंठन सी हो जाती है मसल्स के अंदर, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन इतना मिल नहीं रहा, इतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो ग्लूकोज पायरुवेट में नहीं टूट पा रहा, वो किस में टूट पा रहा है, वो पायरुवेट में टूट पा रहा है, लेकिन वो लैक्टिक एसिड बना रहा है। उसे क्या बनाना चाहिए था, उसे, अगर मसल अपनी है तो हमको क्या बनाना चाहिए, तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, लेकिन वहाँ लैक्टिक एसिड बन रहा, उसकी वजह से क्रैम्प आ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो, ये जो फ्लो चार्ट, ये जो छोटा सा
दे रखा है, इसमें हम जानेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज को टूटने को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का लाइसिस होना, टूट जाना। अब वेरियस पाथवे कौन कौन से हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए ग्लाइकोलाइसिस कैसे कैसे होता है, तो आपको ना ये छाप देने का है। इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। जब ये पायरुवेट बनता है और एनर्जी निकलती है तो ये होता है साइटोप्लाज्म का। ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल होते हैं C6, पायरुवेट में C3 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखो, अब ये अलग अलग प्रक्रिया कैसे होगी। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो रीस्ट में हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वहाँ अभी आप पढ़े इथेनॉल होता है, निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एनर्जी कम निकलती है एरोबिक के कंपेरिजन में। तो ये सब हो रहा है यीस्ट में, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज कैसे टूट रहा है, एक कंडीशन। अब दूसरी बात करते हैं। देखो, जहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हो लेकिन लिविंग सेल के अंदर हो, ह्यूमन बीइंग के अंदर हो, मसल सेल के अंदर ऐसा हो रहा हो, तो अभी आपने पढ़ा वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनता है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन था, यहाँ भी 3 कार्बन आ जाएगा C3। तो आप क्या देख रहे हैं कि देखो मसल में भी अलग काम चल रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस ना हो। बड़ी सौभाग्य की बात है, नहीं तो देखो अगर ये लैक्टिक एसिड ना बनता और यीस्ट की तरह काम होने लगे तो क्या एल्कोहल में हमारे शरीर में अपने आप बनती रहती, लोगों को पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप बनती रहती। बड़ी सोचने की बात है ये। देखो, तो प्रकृति ने आपको बड़े ही उससे बनाया है, पूरी सोच समझ के बनाया है प्रत्येक चीज़ को, ठीक है। देखो, इसको बोर मत हो जीवन में। तो अब बात करते हैं जो पायरुवेट है, अगर वो उसको ऑक्सीजन मिल जाए, इस ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सारी व्यवस्थाएं हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी में उसको बदल देंगे, हमको ऊर्जा उससे मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का और जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ये सीधा सीधा स्पष्ट निचोड़ ये है मामला, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे ढंग से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब चलो अगली बात कर लेते हैं। अब एनर्जी की बात आई है तो एनर्जी को हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर करती है हमारी बॉडी। तो चलो एनर्जी एटीपी है, सिंपल बात ये ध्यान रखो कि एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर रहती है। देखो, अब देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। एक मॉलिक्यूल बनाती है हमारी सेल, ठीक है। उस एनर्जी को जब रिलीज होती है तो सेल रेस्पिरेशन में एक क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी का मतलब तो होता है एडिनोसिन, ये नाइट्रोजनस बेस है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट को मॉलिक्यूल। अब ये जो एटीपी है वो हमारा शरीर फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह है। जैसे हम गाड़ी में फ्यूल डालते हैं वो चलती है ना, तो हमारा फ्यूल क्या है, वो एटीपी है। एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं हर एक सेल की एक्टिविटी में, प्रोसेस में, ठीक है, जितनी भी हम में गतिविधियाँ होती हैं। ऐसी प्रोसेस में एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है और फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी निकालता है, ओके, विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। अब सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, उन सभी रिएक्शंस को करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एटीपी टूटता है फर्दर एडीपी में और फॉस्फेट में, ठीक है, एनर्जी निकलती है, ओके। तो अब एक छोटी सी बात और जान लो कि देखो एटीपी एनर्जी करेंसी है सेलुलर प्रोसेसेस की। कोई कहे कि एनर्जी करेंसी, जिस प्रकार रुपये से हम कोई चीज़ लेते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी के लिए क्या है, एनर्जी की करेंसी क्या है, एटीपी है। और इसमें एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान और एटीपी बनते हैं। जब एटीपी टूटता है तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, या इसका रिवर्स भी ट्रू है, एडीपी और फॉस्फेट मिले तो एटीपी बना, सिंपल, ठीक है। एटीपी इनमें भी टूटता है। तो आपने एक छोटी सी बात जान ली कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। अब देखो, जो हम अभी बात कह रहे थे एंडोथर्मिक प्रोसेस की, तो वही बात हम करते हैं। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती हैं सेल के अंदर, ये एटीपी को यूज़ करते हैं जिससे कि और बहुत सारी रिएक्शंस को किया जाए, ठीक है। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंक इन एटीपी ब्रोकन यूजिंग वाटर। अब ये जो एटीपी है ये टूटता है पानी में। देखो आप देखेंगे कि वाटर एक्वस सॉल्यूशन में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, क्योंकि पानी आप खुद देखिए ये हाइड्रोलाइसिस करता है, चीज़ों को तोड़ने में बहुत कम मदद करता है।
तो ये जो पानी होता है ये एटीपी को ब्रेक डाउन कर देता है, एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है इससे, तो इससे एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी निकलती है मैं बात करूँ तो। ओके, तो चलो ये हमने जान लिया। अब थिंक ऑफ ए हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज। आप बैटरी को देखते हैं, बैटरी के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, वो भी एनर्जी प्रोवाइड करती है ना, लाइट वगैरह, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जैसे बैटरी में होती हैं, ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, इससे हम मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हम प्रोड्यूस कर लेते हैं बैटरी से। आपने देखा होगा, हम वहाँ पे केवल एक समझने के लिए एक बात कह रहे हैं कि बैटरी जैसे काम कर रही है ऐसे ही एटीपी काम कर रहा है हमारे शरीर के अंदर, सोचना केवल। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, एटीपी कॉन्ट्रैक्शन भी करता है मसल में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारे मांसपेशियों का काम है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है, नर्व इम्पल्सिस जो होते हैं उनका कंडक्शन भी। कोई आपको टच करे, कोल्ड हीट की जो सेंसेशन है, वो हॉट की जो सेंसेशन है, वो सब इम्पल्सेस के द्वारा हो रहा है। आप चीज़ों को देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, इम्पल्सेस के द्वारा हो रहा है। तो ये सारी जो एक्टिविटी हैं ये किसकी वजह से हो रही हैं, एटीपी इनमें हेल्प कर रहा है मसल्स को कॉन्टैक्ट करवाने में, प्रोटीन को सिंथेसिस करवाने में। ओके, नर्व इम्पल्सेस में, कंडक्शन में, उनके में। तो चलो हमने इतना जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी आगे, प्लांट की थोड़ी बात करेंगे। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पाथवे है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, भाई ऑक्सीजन उसको मिलनी है। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो हमको ना प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन लेनी चाहिए ढंग से, जिससे कि क्या हो, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो कम्प्लीटली और काम आगे चले। वी हैव सीन प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा, प्लांट तो स्टोमेटा की तरह थ्रू गैस का एक्सचेंज करते हैं, हम लंग्स के थ्रू करते हैं। एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज बाई डिफ्यूजन हेयर। देखो प्लांट में बड़ी ही क्षमताएं हैं अलग प्रकार की, उनमें स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा के दौरान जो हर एक सेल तक उन्हें ऑक्सीजन एयर पहुंचाना होता है इंटरसेलुलर स्पीसीज तक, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज किससे होता है, डिफ्यूजन से होता है। जो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस था, CO2 पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो ये सारा काम किससे होता है, डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन आप लोग जानते हैं, जब कोई गैस का मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तरफ जाए तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। स्टोमेटा में हमें ऐसा देखने को मिलता है। ओके, तो चलो हमने इतना जान लिया, लेकिन इतना जानने से पहले अब ध्यान से सुनना। देखो हम रेस्पिरेशन की बात करें प्लांट्स के अंदर, रेस्पिरेशन प्लांट, तो एक और दूसरा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दिन के समय हो रहा है, डे, ये नाइट के समय हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं और CO2 को इनटेक कर रहे हैं। आउट का क्या है, CO2, इनटेक क्या है, ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में उल्टा है, नाइट के समय वो CO2 को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तभी कहते हैं कि प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए नाइट को, क्योंकि रेस्पिरेशन वो करता रहता है। अब ये सारी जो प्रक्रिया हैं, अब ये तो स्टोमेटा के द्वारा होगा, एक गैसेस का एक्सचेंज है कि ना। तो अब डिफ्यूजन कैसे होगा, जब बाहर CO2 ज़्यादा, प्लांट के अंदर CO2 कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ वो दौड़ेगा नाइट को, रेस्पिरेशन के दौरान डिफ्यूजन होता रहेगा। तो ये मुद्दा लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो जो CO2 है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू वो प्लांट के हर एक सेल तक पहुंच जाएगा, और प्रेशर के ही कारण, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कारण वो अभी बाहर भीतर चलता रहेगा, ये बात है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन किस प्रकार से होगा, और रिक्वायरमेंट पे भी करता है प्लांट की। जैसे देखो अब वही बात कह रखी जो मैं बोल रहा हूँ, नाइट के समय क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ठीक है, तो CO2 का एलिमिनेशन होगा उसमें तो भाई, ठीक है। अब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं है तो वो CO2 छोड़ेगा, मेजर एक्सचेंज CO2 का होगा नाइट के समय प्लांट के दौरान, ठीक है। दिन के समय क्या देखने को मिला, CO2 जनरेट होती है रेस्पिरेशन के दौरान, यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो CO2 उन्होंने बाहर फेंकी है, अब वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, हैंस देयर इज नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। अब सुबह के समय क्या है, अब CO2 रिलीज नहीं होगी, क्योंकि जो रात्रि को CO2 छोड़ा गया है रेस्पिरेशन के दौरान, उसको दिन में वो कंज्यूम कर लेगा, हमारी CO2 को कंज्यूम कर लेगा और ऑक्सीजन और अपने लिए भोजन बना लेगा, फोटोसिंथेसिस में हो जाएगी। ओके, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, नाइट के समय और डे के टाइम क्या हो रहा है।
एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब हम में क्या है, अब हम प्लांट की तरह तो है नहीं कि भाई प्लांट है डिफ्यूजन सारा काम हो जाएगा, ये है वो है, लेकिन हम में तो ऑर्गन है अलग अलग हर चीज़ के लिए, ठीक है। हमको CO2 को बाहर फेंकना है तो लंग्स हैं, गेटिंग रिड ऑफ CO2 प्रोड्यूस, वी हैव लंग्स। ओके। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब जो लैंड पे हैं, वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को इन द एटमॉस्फेयर, कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ओके। बट एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। आप देखिए जो लैंड पे हैं वो भाई ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, इनटेक करते हैं, CO2 को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन हम बात करते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में एनिमल रहते हैं, हम बात करते हैं फिशेस की, हम बात करते हैं बहुत सारे समुद्री जीव की, लेक्स में, पानी में जो रहते हैं, तो उनके लिए क्या है, लैंड पे तो आपने देख लिया एयर है प्रचुर मात्रा में, लेकिन पानी में अब क्या होगा, तो वाटर में आपको पता है डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वहाँ से ये लोग उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्टिविटी 6.6। आप एक एक्वेरियम में गए, एक्वेरियम होता है जहाँ पे पानी होगा और फिश उसके पानी में रहेंगी, छोटी बड़ी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व फिश एन एक्वेरियम, आपने देखा एक्वेरियम के अंदर फिश, पानी के अंदर फिश को देखा। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल स्लिट्स। वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, गौर से अपने मुंह को खोलते हैं और बंद करते हैं गिल स्लिट्स को, ठीक है। और द ओपरकुलम विच कवर्स द गिल स्लिट, अब उनमें गिल जो होता है आगे, उसके ऊपर क्या कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं ओपरकुलम, ठीक है। तो ओपरकुलम से गिल स्लिट को कवर कर रखता है। बिहाइंड देयर आइज एंड ओपन एंड क्लोज, ठीक है, क्या करता रहे, ओपन क्लोज करता रहे गिल स्लिट्स को। आर द टाइमिंग्स ऑफ द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल्स कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। क्या क्लोजिंग और जो ओपनिंग है माउथ की, क्या वो एक प्रकार से कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही है। एक तो इस क्वेश्चन का हमको आंसर बताना है। एक दूसरा, आपको नंबर ऑफ टाइम्स ये काउंट करना है कि फिश कितनी बार ओपन करती है माउथ को, कितनी बार क्लोज करती है 1 मिनट में। आगे, कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन ए मिनट। और फिर आपको कंपेरिजन करना है कि आप कितनी बार सांस को अंदर लेते हैं, इन करते हैं और आउट करते हैं। सिंपल सा क्या है कि ह्यूमन वर्सेस फिश, ये बताना है। फिश एक्वेटिक सॉल्यूशन में, पानी में किस प्रकार से, वाटर में किस प्रकार से ब्रीदिंग चल रहा है, और लैंड पे किस प्रकार से ब्रीदिंग चल रहा है। एक बात तो क्लियर, जब लैंड पे प्रचुर मात्रा में एयर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन है, तो फिश को तो बहुत जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन में लिमिटेड ऑक्सीजन है, उसको लेगा बाहर फेंकेगा, लेगा बाहर फेंकेगा। लेकिन हम में जो ब्रीदिंग रेट है वो तो कम ही रहेगी। 1 मिनट में हम कितनी बार, 16 से 20 बार, आप खुद करके देख लो, ब्रीदिंग इतना ही चल रहा होगा। लेकिन फिश की हम बात करें तो इसे तो बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे एक बात भी कह रखी है NCERT में, अब जो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम है, ठीक है। कंपेयर किसके में, एयर के कंपेयर में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो पानी में कम है, सिंपल बात। तो खुद ही बात कह रही है NCERT ने कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक है मच फास्टर दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। हम में तो 16-17 बार, लेकिन उनमें 30 बार, 40 बार, 50 बार देखने को मिल सकता है। तो ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक में ज़्यादा तेज पाएगी, मच फास्टर पाएगी। फिश इज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। देखो क्या कह रखा है, एक बात, छोटी सी बात हम जान लें कि फ़िश क्या करती हैं, वाटर को इनटेक करते हैं, ले लिया मुंह से इनटेक लिया माउथ से, और इसे फिर गिल की तरफ फेंकेंगे। पानी लिया, ठीक है, माउथ, फिर गिल की तरफ पुश करेंगे, जो गिल्स हैं उनकी तरफ पुश करेंगे, वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। और जो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज होंगी वहाँ से वो ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और बाहर फेंक देंगी जो CO2 वगैरह है, जो भी डिजॉल्व एयर है वाटर में, उसको फेंक देंगे। ऐसा काम किस में चल रहा है, फिश में चल रहा है। बात करते हैं जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, वो ऑक्सीजन को, सिंपल सी बात है, पानी से नहीं लेते हैं, लैंड पे रहते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है अलग अलग ऑर्गन के द्वारा, अलग अलग। जैसे मैं बात करूँ इंसेक्ट में, मालफिजिन इंसेक्ट में अलग अलग बात है, ट्रैकिया है उनके अंदर, ठीक है, हम में लंग्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं अलग अलग ऑर्गन से।
All these organs have a structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. तो ये जो सारे ऑर्गन हैं वो इनका एक खुद का एक स्ट्रक्चर है, तो अपना सरफेस एरिया बढ़ा के रखते हैं ताकि क्या करें, ऑक्सीजन रिच जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन को ले सकें, इनटेक कर सकें। तो उसके लिए एक पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो सरफेस एरिया बढ़ा के रखते हैं। क्योंकि अब हम अपनी बात करें तो हमें लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होता है गैस एक्सचेंज के लिए, उसके अंदर आप देखने को मिलेगा कि वो अपना सरफेस बहुत नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया ज़्यादा रहे। ठीक है, आप गैसेज एक्सचेंज कर पाए इजीली। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस एरिया को बढ़ाना कि सारी सरफेस से क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहे। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। हम देखते क्या है कि लंग्स की बात करें, हम ट्रैकी की बात करें, तो क्या देखते हैं कि बहुत ही डेलिकेट और फाइन प्रकार का इनका सरफेस होता है, जिससे कि गैस एक्सचेंज हो पाए। अब सॉलिड सरफेस होगा ज़्यादा तो क्या गैस एक्सचेंज होगा उससे? ठीक है, खुद सोच के देखो। अब देखो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। अब भाई टेक्सटाइल जो ऑर्गेनिज्म है उनको तो अपनी बॉडी के अंदर उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, विद इन द बॉडी रखना है। सो देयर हैव टू बी पासेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो एक पासेज होगा, एक रूट होगा जिसके थ्रू एयर को अंदर डाला जाएगा। सिंपल बात ये है। इन एडिशन देयर इज मैकेनिज्म ऑफ मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन एब्सॉर्ब। अब देखो, अब ये ऐसी एक प्रक्रिया, एक मैकेनिज्म है कि एयर को इन भीतर फेंका जाए, बाहर फेंका जाए इस एरिया से, फ्रॉम दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, कि ऐसे एरिया में फेंका जाए कि जहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाए। कहने का मतलब क्या है कि ये है ऑर्गन, ठीक है, मतलब रेस्पिरेटर ऑर्गन, यहाँ से आया ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होगा, CO2 को तो बाहर जाना है, ठीक है, स्पेस बन गया, ऑक्सीजन को अंदर जाना है, अंदर जाती है ब्लड कैपिलरीज और इनमें खून है, पूरी बॉडी में हार्ट है, वो सर्कुलेट करता रहेगा, पंप कर देगा, वो आगे चल जाएंगे ऑर्गन और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये है इस बात का मतलब। ठीक है, मैकेनिज्म है मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया विद ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। सिंपल। यहाँ पे ख़त्म होता है अपना कॉन्सेप्ट कि रेस्पिरेशन क्या है। हम अगली क्लास में जानेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो मानव है वो किस प्रकार से श्वसन करता है, किस प्रकार से रेस्पिरेशन करता है। थैंक यू वेरी मच।